गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। बीएसटीसी फर्स्ट ईयर की गणित शिक्षण मैथमेटिक्स टीचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है, जिसमें हमने नया अध्याय पिछली कक्षाओं में प्रारंभ कर दिया था, जिसका नाम है पाठ्यचर्या एवं मूल्यांकन, जिसमें हम पाठ्यचर्या गणित के पाठ्यक्रम और पाठ्यचर्या और उसके मूल्यांकन की विधियों के बारे में हम अध्ययन करेंगे। सर्वप्रथम हमने उसके पाठ्यक्रम का निर्माण, पाठ्यक्रम की परिभाषाएँ तथा उसके उद्देश्य व लक्ष्य, पाठ्यक्रम निर्माण के सिद्धांत, पाठ्यचर्या के सिद्धांत, इन सभी बातों का हमने पिछली कक्षा में अध्ययन किया था। उसकी जस्ट पिछली कक्षा में गणित शिक्षण के कक्षा उपयोगी उद्देश्यों का हमने निर्धारण किया था, जिसका मुख्य उद्देश्य रहा था कक्षा शिक्षण में हम कैसे बालकों को अपने उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए प्रेरित करें और उनके उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए जागरूक रहें। तो आज हमारा नया टॉपिक है गणित शिक्षण के प्राप्य उद्देश्य, मतलब जो प्राप्त करने वाले हैं प्राप्य उद्देश्य और व्यवहारगत प्रतिफल या व्यवहारगत परिवर्तन। ठीक है, तो किसी भी अध्यापक का किसी भी विषय को पढ़ाने से पहले एक महत्वपूर्ण प्रश्न रहता है कि हम इस विषय को क्यों पढ़ा रहे हैं और किस लिए पढ़ा रहे हैं। तो उसी के लिए हम कुछ उद्देश्य निर्धारित करते हैं कि हम उन उद्देश्यों को लेकर गणित शिक्षण जैसे विषय को पढ़ाना प्रारंभ करते हैं एवं उनके विषयों को समझना प्रारंभ करते हैं। तो इन उद्देश्यों को ही हम मुख्य उद्देश्य या विशेष उद्देश्य कहते हैं। तो किसी भी शिक्षक का यह कर्तव्य रहता है कि सर्वप्रथम वह अपने उद्देश्यों की किसी भी कक्ष में शिक्षण करवाने से पहले वह अपने लक्ष्य और उद्देश्यों का निर्धारण कर ले कि मैं बालकों के स्तर को देखकर या उनके कक्ष के स्तर को देखकर, उनकी मानसिक स्थितियों को देखकर, सामाजिक आर्थिक सभी परिस्थितियों को देखकर और विषय वस्तुओं को ध्यान में रखकर लक्ष्य और उद्देश्यों की प्राप्ति करने के लिए उद्देश्य डिसाइड किए जाते हैं, जो एक नियमित सीमित कक्ष के समयावधि के अनुसार होते हैं। वह कुछ विषय वस्तुओं को संयोजित करेगा, क्योंकि जब भी कक्ष में शिक्षक प्रवेश करता है तो वह कुछ विषय वस्तु या कुछ उद्देश्य लेकर कक्ष में प्रवेश करता है। फिर अंतिम दौर में वह अपने कक्ष को छोड़ने से पहले यह अपने मानसिक स्तर पर ज्ञात करना चालू करता है कि मेरे जो उद्देश्य जो मैं कक्ष में लेके आया था वो प्राप्त हुए या नहीं, बच्चों में उसके प्रति विषय के प्रति व्यवहारगत परिवर्तन हुआ या नहीं, या किस सीमा तक हुआ या कब तक हुआ। ये सारे सवाल उसके दिमाग में हमेशा रहते हैं। तो इन सभी चीज़ों की प्राप्ति के लिए हमने गणित शिक्षण में कुछ उद्देश्य डिसाइड किए, कुछ लक्ष्य डिसाइड किए, जिससे जो प्राप्ति करने का हमारे पास क्या साधन है, बालक का व्यवहारगत परिवर्तन। उस परिवर्तन को देखकर ही हम पता कर सकते हैं कि हमने जो उद्देश्य लेकर कक्षा में शिक्षण करवाया है वो उसकी प्राप्ति हो रही है या नहीं हो रही। तो इसमें एक साइंटिस्ट है लुईस भाटिया, ठीक है, और वैज्ञानिक है। इन्होंने कहा था कि बिना उद्देश्य के टीचर उस नाविक की तरह है जो बिना उद्देश्य के टीचर उस नाविक के समान है जो अपने लक्ष्य तथा मंजिल को नहीं जानता है और सिर्फ नाव लेकर निकल गए हैं। तो रिक्स है उसमें, ठीक है, उसको पता ही नहीं है कहाँ जाना है। और बालक उस पतवार भी नौका के समान है, ठीक है, जो लहरों के थपड़े खाकर कहीं किसी भी किनारे पर जा सकती है। तो उसका भी लक्ष्य नहीं है। अगर नाविक बिना लक्ष्य के या बिना उद्देश्य के समुद्र में नाव लेके जाता है, उसके पास पतवार भी नहीं है, तो उसकी सीधी सी बात है उसकी नौका कहीं ना कहीं समुद्र में खो जाएगी और उसके उद्देश्य की प्राप्ति नहीं होगी। तो उन्होंने नाविक और बालक नाव के उदाहरण देकर ये समझाना चाहा है कि शिक्षक के पास हमेशा उसके उद्देश्य और लक्ष्य होने चाहिए और बालकों के पास उन लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए हमेशा उनमें व्यवहारगत परिवर्तन दिखलाना चाहिए। ठीक है, तो उद्देश्य क्या होते हैं, इसमें दो टर्म्स आती है, एक तो उद्देश्य और दूसरा आता है प्राप्य उद्देश्य। दोनों दिखने में समान है, लेकिन कुछ बेसिक अंतर होता है उद्देश्य और प्राप्य उद्देश्य में। उद्देश्य क्या होते हैं, उद्देश्य इस प्रकार से अंतिम लक्ष्य जिनके कारण हम किसी कार्य को प्रेरित होते हैं। तो शिक्षा की उद्देश्य प्राप्ति के लिए विभिन्न विषयों का अध्ययन कराया जाता है। अतः वे गुण जो किसी विशेष विषय के अध्ययन से प्राप्त होते हैं उसे उद्देश्य कहते हैं।
मतलब कोई विषय हम अध्ययन करवा रहे हैं, उसके उद्देश्य पहले से डिसाइड कर रहे हैं विषय के आधार पर, ना कि उसके टॉपिक के आधार पर। विषय के आधार पर जो उद्देश्य डिसाइड करते हैं, जैसे विशिष्ट उद्देश्य हम पाठ योजना में लिखते हैं ज्ञान, अवबोध, अभिप्रेरणा, कौशल, तो ये हमारे एक पूरे विषय के विशिष्ट उद्देश्य, तो उनको तो हम कहेंगे एम्स या उद्देश्य या लक्ष्य। ठीक है, प्राप्य उद्देश्य क्या होते हैं, जिन्हें हमें ऑब्जेक्टिव्स कहते हैं। छोटे छोटे हर पाठ योजना में, हर प्रकरण में कौन कौन से उद्देश्य शामिल किए गए एक पूरे विषय में, उन सभी छोटे छोटे उद्देश्यों और प्रत्येक कक्षा के उद्देश्यों और लक्ष्यों को हम प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। जैसे आज की कक्षा में है, तो मैं क्या उद्देश्य लेकर आपको शिक्षण करवा रहा हूँ, मेरा उद्देश्य है कि आपको उद्देश्यों, लक्ष्यों, प्राप्य उद्देश्यों के बारे में जानकारी देना। तो आप उसमें सीखेंगे कि प्राप्त उद्देश्य अच्छा ये होते हैं, उन दोनों में अंतर सीखेंगे, तो ये हम मेरा उद्देश्य की प्राप्ति होगी। कल हम कोई और उद्देश्य लेकर शिक्षण करवाएंगे। तो ये विभिन्न पार्टों में डिवाइड कर उद्देश्यों की प्राप्ति करना, हर कक्षा के हर कालांश में, हर विषय में, वो कहलाते हैं हमारे प्राप्य उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्ट के रूप में हमने उन उद्देश्यों की प्राप्ति की। ठीक है, फिर उन सभी उद्देश्यों को मिलाकर हमारा एक मुख्य उद्देश्य या विशिष्ट उद्देश्य तैयार होता है, जो हम इस विषय को लेकर क्या देना चाहते हैं उससे मतलब है। ठीक है, तो इन स्थायी उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए अध्ययन की छोटी छोटी बातों को ध्यान में रखा जाता है। ठीक है, अर्थात इसके छोटे छोटे लक्ष्य बनाए जाते हैं, उन्हें उस उद्देश्य के प्राप्य उद्देश्य कहते हैं। ठीक है, तो उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मतलब इसका मेन मोटिव ही उद्देश्य की प्राप्ति होती है, पर इसमें उद्देश्य की प्राप्ति हम कैसे करेंगे? हम डायरेक्ट व्यापक तौर पर उद्देश्य की प्राप्ति नहीं कर सकते, इसलिए उसको छोटे छोटे भागों में बांटेंगे और फिर उस मेन उद्देश्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो मेन उद्देश्य ये है कि प्राप्य उद्देश्य वह मार्ग है जिससे हमें हमारे मुख्य उद्देश्य तक पहुंचने के लिए मंजिल मिलती है। ठीक है, तो मतलब प्राप्य उद्देश्य मार्ग से चलेंगे, फिर मुख्य उद्देश्य मिलेगा, यानी छोटे छोटे प्राप्य उद्देश्य प्राप्त करते करते हम मुख्य उद्देश्य तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो ये होते हैं प्राप्य उद्देश्य और उद्देश्य। शायद आप अंतर करना सीख गए होंगे। मुख्य रूप से मैं अंतर बता देता हूँ, जैसे इस साइड में मुख्य लिखता हूँ लक्ष्य और उद्देश्य, इधर आएंगे अपन प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, पहला अंतर क्या रहेगा? पहला अंतर रहेगा कि लक्ष्य व्यापक होते हैं। सीधी सी बात है, अपन ब्रॉड लेवल पर समझना चाहते हैं, एक पूरे विषय को आधार मानकर हमने लक्ष्य और व्यापक उद्देश्य डिसाइड किया, तो ये व्यापक हो गए। और प्राप्य उद्देश्य क्या होगा? लक्ष्य और उद्देश्य, मुख्य उद्देश्य तो व्यापक हो गया, प्राप्य उद्देश्य होगा सीमित होगा। क्योंकि एक कक्षा का उद्देश्य, एक छोटा सा प्रकरण का उद्देश्य तो वह सीमित होता है। ठीक है, आगे इसका संबंध शिक्षा क्रम से होता है कि समस्त विषय से होता है। शिक्षा क्रम में कितने विषय आ रहे हैं? गणित, विज्ञान, सामाजिक, एसएसटी, नैतिक शिक्षा, जितने भी बालक के लिए जो विषय आते हैं उनसे सबसे संबंध रहता है कि हम शिक्षा किस लिए दे रहे हैं, उन उद्देश्यों को रखते हैं। और प्राप्य उद्देश्य में क्या होगा? सिर्फ शिक्षण, कौन से कालांश में कौन सा विषय शिक्षण करवाया जा रहा है उसके उद्देश्य। जैसे इस समय हम गणित शिक्षण पढ़ रहे हैं, तो इस समय हम प्राप्य उद्देश्यों को प्राप्त करें, ना कि मुख्य उद्देश्यों को। ठीक है, दूसरा है यह एक सामान्य कथन है, उद्देश्य एक सामान्य कथन है और प्राप्य उद्देश्य एक निश्चित और विशिष्ट कथन है। ठीक है, सामान्य उद्देश्य हम जनरली डिसाइड कर लेते हैं और प्राप्य उद्देश्य के हमें एक निश्चित पैटर्न पर डिसाइड करना होता है। ठीक है, लक्ष्य उद्देश्य एक परोक्ष रूप से प्रभावित रहते हैं कक्षा में शिक्षक, परोक्ष मतलब इनडायरेक्टली रहते हैं, और प्राप्य उद्देश्य डायरेक्ट रूप से कक्ष में हमें समाहित करना होता है। लक्ष्य उद्देश्य दीर्घकालीन होते हैं, लंबे समय तक हम लंबा टाइम सोच कर उसको डिसाइड करते हैं, और प्राप्य उद्देश्य रहेंगे कक्षा के लिए अल्पकालीन हो गया, 20 मिनट की लेक्चर हुआ, 10 मिनट का लेक्चर हुआ, 45 मिनट का लेक्चर हुआ, उसमें हम डिसाइड करते हैं अल्पकालीन प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, मुख्य उद्देश्य में क्या रहेगा? शिक्षण की रणनीतियाँ बनेगी, निर्धारण करने में सहायक नहीं होता है। जो रणनीति हम डिसाइड करते हैं उसमें उद्देश्य सहायक इतने नहीं होते जितने प्राप्य उद्देश्य होते हैं। प्राप्य उद्देश्य से हम व्यू रचना बना सकते हैं कक्षा की, आज हमारा शिक्षण क्या रहेगा, उसके उद्देश्य सारे डिसाइड कर सकते हैं। ठीक है, अंतिम में ये अनिर्दिष्ट होते हैं, मतलब दिखते नहीं हैं, और प्राप्य उद्देश्य जो विशिष्ट और निश्चित होते हैं, मतलब सामने से दिख जाते हैं हमें कि आज हमने कक्षा में ये
अध्ययन कराया, हमने अल्फ़ाबेट पढ़ाए, तो अल्फ़ाबेट के रूप में हमें बालकों में क्या व्यवहारिक परिवर्तन दिखे, तो हमें ये साक्ष्य रूप से दिखाई देते हैं। ठीक है। लक्ष्य उद्देश्य की प्रकृति दार्शनिक होती है, दर्शन शास्त्र पर आधारित होती है। एक मनोवैज्ञानिक विधि होती है दार्शनिक मतलब, और ये होती है मनोवैज्ञानिक विधि। ठीक है। तो ये होती है दार्शनिक विधि, मतलब एक दार्शनिक तौर पर जो दार्शनिक लोग सोचते हैं उस तरह, और ये होती है मनोवैज्ञानिक। एक वैज्ञानिक रूप में कैसे सोचा जाता है तथ्य और निष्कर्षों के आधार पर, और दार्शनिक लोग तो कभी भी तथ्य और निष्कर्षों को मान्यता नहीं देते। वो ये नहीं सोचते कि तथ्य क्या है नहीं क्या, वो अपने सिर्फ कथन कहते हैं। ठीक है। और वैज्ञानिक एक साइंटिस्ट क्या होता है, वो तथ्य और निष्कर्षों पर चलता है, प्रायोगिक कार्यों पर चलता है। तो इस तरह ये प्राप्त उद्देश्य और लक्ष्य उद्देश्यों का मिश्रण था। हमने दोनों को अलग अलग पढ़ लिया, दोनों को अलग अलग समझ लिया। ठीक है। आज की कक्षा यहीं समाप्त होती है। अगली कक्षाओं में हम व्यवहारिक परिवर्तन क्या रहा बच्चों में, किस तरह होता है, किस तरह उनमें प्रकारों में विभक्त किया गया, उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे।